अस्सलामुअलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट की एक एग्जांपल देखी थी जो एज कैलकुलेट किया करती थी। आप लोगों ने असाइनमेंट सेंड की हैं, मैंने चेक की हैं, असाइनमेंट्स ठीक थी, लेकिन उनमें मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है कि आप लोगों ने उसमें कोई भी अपनी तरफ से चीज़ ऐड नहीं की। जैसे कि नंबर ऑफ़ डेज़ ऐड किए जा सकते थे, कितने आपकी टोटल एज में टोटल डेट ऑफ बर्थ जो थी, जितने दिन के आप हो चुके हैं उसमें कितने मंथ्स जनवरी के आए, कितने मंथ्स फरवरी के आए, इसी तरह कितने डेज़ सैटरडे संडे के आए, फिर कितने लीप ईयर्स आए। ये सारी चीज़ें हम उस एक फ़ंक्शन के अंदर से एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते थे। इसी तरह यूआई पे तवज्जो मज़ीद दें तो आज जो हम एग्जांपल करेंगे वो कैलकुलेटर बनाएंगे इंशाल्लाह। कैलकुलेटर हम दो तरीक़ों से बनाएंगे, एक इंतहाई एडवांस सिंपल तरीका है उससे बनाएंगे, और एक थोड़ा सा हम कंडीशंस यूज़ करते हुए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तरीका इस्तेमाल करेंगे। और फिर आपने आज के इस एग्जांपल्स के कंप्लीट होने के बाद एग्जांपल्स बनानी है सब ने, और उसमें आपने अपनी लॉजिक्स इस्तेमाल करनी है जो आपके माइंड में आए। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने HCF का कैलकुलेटर बनाया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या LCF लीस्ट कॉमन फैक्टर मेरे ख्याल में किस तरह फाइंड करते हैं, तो इसी तरह आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ जो है जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ इंटरेस्टिंग ऐप्स बना सकते हैं। याद रखें, अगर जावास्क्रिप्ट आपकी स्ट्रांग होगी ना तो कल को मोबाइल ऐप्स बनाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मोबाइल ऐप्स का क्योंकि आगे दौर है और ये बेसिक्स हैं, ये अगर चीज़ें आपको सही अच्छी तरह आ जाएंगी जो इस हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं, तो नेक्स्ट जिस वक्त भी मोबाइल ऐप का कोर्स होगा तो वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन बेसिक्स मजबूत ना हुई, ये चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं हम, ये ना आती हुई, तो फिर मोबाइल ऐप्स बनाना आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। चलते हैं आज की एग्जाम्पल की तरफ। कैलकुलेटर बनाना शुरू करते हैं। हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली हुई है calculator.html। HTML के स्निपेट में अगर हम हेडर ना लिखें, बॉडी ना लिखें, तब भी वो काम करता है। आज हम हेडर नहीं लिखते, डायरेक्ट बॉडी लिख के काम शुरू कर देते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्म बनाना है। आपको पता है कि इनपुट फील्ड जब भी इस्तेमाल की जाए तो फॉर्म बना लेना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड आनी चाहिए, बग़ैर फॉर्म के इनपुट फील्ड जो है वो कोई बेहतर प्रैक्टिस नहीं है। और फॉर्म का कोई ना कोई नाम भी होता है। ये सारी चीज़ें हम HTML में पढ़ चुके हैं, नहीं भी देंगे तो इस एग्जांपल से इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन दे दें तो अच्छी बात है। इसी तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्म के अंदर एक टेबल बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप लोग भी टेबल ही बनाएं, मैं अपनी आसानी के लिए कि मेरी एक ही लाइन में चीज़ें इजीली आ जाएं, टेबल बना रहा हूँ। आप लोग टेबल के अलावा डिव्स भी बना सकते हैं, फिर उनकी CSS कर सकते हैं। मैं डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग नहीं करूँगा, आप लोगों ने खूबसूरत अंदाज में बनाने हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग करनी है। तो टेबल हमने बना लिया। अब इसको इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। आपको पता है टेबल के अंदर सबसे पहले TR मतलब टेबल रो होती है, फिर उसके बाद TD मतलब टेबल का डाटा कॉलम्स की सूरत में आता है। एक रो में अगर हम कैलकुलेटर अपनी विंडो का ओपन कर लें तो आप ये देखें कि इसकी एक रो में कितनी, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 कॉलम है एक रो में। तो हम भी इससे मिलता जुलता ही कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 TDs हम यहाँ पे रिपीट करवा देते हैं। अच्छा, अब ये जो पहली रो हमने बनाई, इसमें 4 कॉलम हमने बना लिए। इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल कितनी रोज़ हैं ये हम देख लेते हैं। अच्छा, एक बात ये याद रखें कि सबसे पहली जो ये कैलकुलेटर अगर आप ओपन कर लें दोबारा, तो सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट फील्ड है जिसमें डाटा आ रहा है हमारे पास 0 1 या जो भी आंसर आएगा। तो हम सबसे ऊपर जो TR बनाएंगे उसमें एक TD रखेंगे
और इस एक टीडी के अंदर लेटर ऑन हम कोई इनपुट फील्ड बना लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर डाटा शो अभी बना लेते हैं, बाकी फिर उसको इन्हेंस फिर कर लेंगे। इनपुट फील्ड हमने बना ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस टी आर को रिपीट कर देते हैं। 987 यहाँ पे आ जाएगा, 654 इसमें आ जाएगा, 321 इसमें आ जाएगा, और इक्वल्स वगैरह के और बाकी कुछ बटन जो हैं रीसेट के वो हम इसमें ले आएंगे। इंडेंटेशन ठीक कर लेते हैं। लें जी, हमारा टेबल क्रिएट हो चुका। इनपुट फील्ड हम यहाँ पे बता देते हैं कि इनपुट फील्ड की जो टाइप है वो क्या है, टेक्स्ट। इसके साथ हम इसका कोई नेम भी रख देते हैं। नेम इसका है लेट्स से डिस्प्ले है हमारे कैलकुलेटर की, तो डिस्प्ले रख देते हैं। आईडी भी इसको डिस्प्ले ही दे देते हैं, ठीक हो गया जी। और इसको हम अगर डिसेबल्ड कर देना, तो बूटस्ट्रैप में हम ये पढ़ चुके हैं, HTML में भी ये काम करता है कि अगर डिसेबल्ड कर दे तो इसमें यूज़र खुद से कुछ टाइप नहीं कर सकेगा। डिसेबल नहीं करेंगे तो फिर इसमें यूज़र भी टाइप कर सकेगा। अच्छा, अब इसके साथ जो हमने नीचे डाटा रखा है अपना, इसके अंदर अभी हमने अपने बटन्स डालना शुरू करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। वो बटन डालने के लिए हम इन सब के अंदर इनपुट फील्ड ही डालेंगे, और इस इनपुट फील्ड की जो टाइप होगी वो हम क्या रखेंगे, वो हम रखेंगे बटन, ठीक है। और उसके बाद हर बटन को जो नेम है वो हम रेलिवेंट देंगे 1। अगर हम 1 बटन डालने लगे तो यहाँ नेम 1 देंगे। इसकी वैल्यू हम खुद दे रहे हैं क्योंकि पता है इस बटन की वैल्यू चेंज तो नहीं होती ना। इस इनपुट टाइप वैसे ही बटन है, टाइप बटन में वैल्यू चेंज होती ही नहीं है। लेकिन अगर टाइप टेक्स्ट भी हो और हमें पता हो कि इसके अंदर 1 ही रहना है क्योंकि ये बटन 1 है, तो हम वैल्यू खुद से देंगे 1, ठीक है। बस जी, यहाँ तक। अब ये जो हमने बटन है ये रिपीट करना है हमने ऑलमोस्ट इन सब फील्ड्स में। कंट्रोल का बटन विंडोज़ में और कमांड का बटन मैक में पुश किए रखना है आपने, और आपने माउस की क्लिक्स करते जाना है। अब एक गलत होगी या वो मैनुअली ठीक कर लेंगे, ये क्लिक्स आप लोगों ने ध्यान से करनी है। चलो, इसके अंदर आके आपने पेस्ट कर देना है, और जहाँ पे एक आपकी मिस्टेक हुई थी उस मिस्टेक को आप मैनुअली ठीक कर लें, तो ये आपका सारा डाटा आ चुका है। अब हम इसकी वैल्यूज़ को सेट कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं, अच्छा पीछे भी ठीक कर लेते हैं हम इसकी वैल्यूज़ को, नेम्स को, सॉरी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने हर एक के लास्ट पे क्यों छोड़ दिया है। चलिए, अब हम इसकी शक्ल देखते हैं कि फ्रंट एंड पे कैसी है। ले जी, ये इस तरह की कोई शक्ल है इसकी, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब ये जो इस तरह डिज़ाइन गड़बड़ आ रहा है ना, इस वजह से कि हमने यहाँ ऊपर जो है वो क्या किया है,
एक TD लिया है ना, बाकी हर रो में 3-3 ले रहे हैं, तो इसलिए जो पहला कॉलम है वो बड़ा हो चुका है। तो उसको भी बहरहाल सेट करने का तरीका हमारे पास मौजूद है। अगर हम इस TD की कॉल स्पैन बढ़ा दें कि ये कितने कॉलम कवर करे, तो आई थिंक सो हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। अब हम डिज़ाइन देखते हैं। चलिए ये ठीक हो चुका है। अच्छा अब देखें, ये 1 1 1 1 1 1 1 जहाँ जहाँ भी है ना, ये पहले वाला सिर्फ छोड़ के, यहाँ पे हमारे बटन्स आने हैं। हम उन बटन्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 के बाद हमारे कैलकुलेटर में जो बटन आएगा वो हम लिख लेते हैं प्लस का। 1 2 3 के बाद प्लस का बटन, कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं आप, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और उसका नेम हम क्या देते हैं, प्लस दे देते हैं। फिर यहाँ पे जो हम बटन देते हैं वो माइनस का दे देते हैं, और उसका नेम भी हम क्या देंगे, माइनस दे देंगे। यहाँ पे जो हम बटन यूज़ करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन का कर लेते हैं, और उसका मल्टीप्लिकेशन का को x लिख देते हैं ना, क्योंकि स्टैरिक हर एक को तो नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन है। और साथ यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई लिख लें, टाइम्स लिख लें, जो आपको बेहतर लगता है। उसके बाद जो हमने बटन बनाने हैं उनमें एक बटन होता है कैलकुलेटर में सी का बटन क्या करता है, क्लियर करता है ना, तो यहाँ पे हम क्लियर लिख देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम सी के साथ 0 लिख लेते हैं, नीचे वाले में हम 0 डाल लेते हैं यहाँ पे, और 0 का नेम भी 0 लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं जी, सी बन गया हमारा क्लियर के लिए, और 0, अच्छा ये हमने 0 यहाँ पे बनाना था, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है। और उसके बाद हमने इक्वल का बटन बनाना है। इक्वल के बटन में यहाँ हम इक्वल लिखते हैं, और नेम में आप कुछ भी लिख दें, इक्वल लिख दें, कैलकुलेट लिख दें, एवेल्यूएट लिख दें, डू इट लिख दें, इट्स ऑल अप टू यू। और फिर हम क्या करते हैं, डिवीज़न का ऑपरेटर बना लेते हैं। यहाँ पे डिवीज़न का ऑपरेटर वैल्यू ये दे देते हैं, और नेम दे देते हैं उसको हम डिवीज़न का। ले जी, अब अगर हम इसको फ्रंट एंड पे देखें तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया, सी क्लियर के लिए, 0 0 के लिए, इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि इन सब वैल्यूज़ को यहाँ से उठाना है और इसके अंदर रखना है, और फिर जो यूज़र सिंबल प्रेस करे, जो यूज़र मैथमेटिक ऑपरेटर प्रेस करे, उसके अकॉर्डिंगली हमारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। अब आप सब लोगों के जहन में एक प्रोसीजर ये आ रहा होगा कि हम बॉडी क्लोज होने से पहले स्क्रिप्ट का टैग लिखते हैं, और हम डॉट वैल्यू के थ्रू वैल्यूज़ पकड़ लेंगे उनकी, और उन पे यहाँ पे इफ़ एल्स और मुख्तलिफ़ कंडीशंस लगा के हम इस कैलकुलेटर को फंक्शनल कर लेंगे। और फिर इसी तरह जिस वक्त हमारे पास एक वेरिएबल में आंसर स्टोर हो जाएगा, तो उस आंसर को हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डिस्प्ले करके इसके अंदर भेज देंगे। तो आप लोगों के जहन में बिल्कुल दुरुस्त आ रहा है, ये एक तरीक़ाकार मौजूद है। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इवेंट्स होते हैं, जिनमें एक इवेंट होता है ऑन क्लिक का। ऑन क्लिक के इवेंट के ऊपर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑन क्लिक में कैलकुलेटर जो नेम है फॉर्म का, हम वो लिखेंगे यहाँ पे। इसके अंदर
डिस्प्ले, देखें ना हमारे पास दूसरी जो इनपुट फील्ड है वो डिस्प्ले है, हमने डिस्प्ले लिख दिया और इसके अंदर हमने वैल्यू अपडेट करनी है। प्लस इक्वल आपको पता है किस लिए होता है, वैल्यू को ऐड करने के लिए। इसमें हम एक स्ट्रिंग भेज देते हैं 1 की, इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं कि 1 पे क्लिक करने से हमारे पास इनपुट फील्ड में 1 आया या नहीं आया। आप लोगों ने देखा कि जैसे ही मैंने 1 पे क्लिक की अब 1 1 1 आई जा रहा है। अब आप लोगों के ज़हन में आएगा कि ये 1 1 1 1 क्यों आई जा रहा है, इसलिए कि मैंने प्लस इक्वल किया, सिर्फ इक्वल नहीं किया, प्लस इक्वल क्लियर वगैरह तो नहीं कर रहा ना, 1 के साथ 1 1 1 ऐड किया जा रहा है। अब ये चीज़ मुझे लगानी है अपनी सारी की सारी इनपुट फील्ड्स के साथ। तो इनपुट फील्ड सब के साथ अगर मुझे ये एक ही चीज़ लगानी है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैंने आप लोगों को एक और तरीका भी बताया हुआ है कि अगर आपने एक ही चीज़ मुख्तलिफ़ जगहों पर फाइंड आउट करनी हो तो आप वो चीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। मेथड मैंने आपको जो बताया था कि सेम चीज़ अगर हमने फाइंड आउट करनी हो, अब चूँकि वो एक तरीका तो ये था ना कि मैं क्लिक्स करता रहूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल दबा के और ऑन क्लिक को मैं पेस्ट कर दूँ, ठीक है, ये ऑन क्लिक मुझे हर इनपुट फील्ड में चाहिए। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैंने इस कोटेशन साइन और एंगुलर ब्रैकेट को करके कंट्रोल डी कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से ये जहाँ जहाँ पे वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब इन सब को सिलेक्ट करके मैंने बैक स्पेस दबा दी, मतलब इनको डिलीट कर दिया और स्पेस दबा के मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने फिर क्या किया, सॉरी, यहाँ पे कोटेशन हमें पहले डालनी है, फिर स्पेस डाल के पेस्ट कर दिया और फिर एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये मेरा टाइम सेव हो गया, मैंने सारी अपनी वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया। ऑन क्लिक मुझे हर इनपुट फील्ड के अंदर चाहिए था। अब यहाँ पे 2 है तो मुझे 2 करना होगा, यहाँ पे 3 है तो मुझे 3 करना होगा और यहाँ पे 1 की जगह पे मुझे क्या, प्लस की जगह पे मुझे क्या डालती है, देखिए वैल्यू प्लस है ना, तो प्लस की जगह पे मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, प्लस डालना होगा। इसी तरह 4 5 6 और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या डालना होगा, -7 8 9 और फिर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मुझे क्या डालना होगा, मल्टीप्लाई। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, सी की जगह, सी का मतलब क्या है, क्लियर। क्लियर कब होगा, जब आप एम्प्टी स्ट्रिंग भेजेंगे। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब कुछ भी नहीं लिखना, ओके। 0 की जगह पे क्या लिखना है, 0 लिखना है। इक्वल की जगह पे क्या लिखना है, इक्वल लिख दें। इक्वल की जगह पे हमें थोड़ी तफसील लिखनी है, फिलहाल आप इक्वल लिखें। और डिवीजन की जगह पे आप डिवीजन लिख दें। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये एक्स जो है ना जी, वो एक्स ही है, वो ज़रब नहीं करता कभी भी। आप अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखें तो मल्टीप्लाई का जो ऑपरेटर है वो स्टैटिक है। ये वैल्यू तो शो करवाने के लिए ना यूज़र को, तो यूज़र को तो एक्स शो करवा सकते हैं आप, लेकिन हम अपने जावा स्क्रिप्ट को एक्स नहीं बता सकते। जावा स्क्रिप्ट के लिए एक्स एक्स ही है, एक्स वेरिएबल वो ले लेगा, नॉट डिफाइंड ले लेगा, एक्स को वो स्ट्रिंग ले लेगा, लेकिन एक्स को वो मल्टीप्लाई नहीं लेगा। स्टैटिक मल्टीप्लाई होता है। इसलिए हमने जावा स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पे हम कैलकुलेशंस करने लगे हैं, ऑन क्लिक पे जो वैल्यू हम ले रहे हैं, जो कि हम भेज कहाँ रहे हैं, डिस्प्ले के अंदर भेज रहे हैं, उसमें हमने स्टैटिक ही लेना है। अच्छा जी, इसको सेव करते हैं और फ्रंट एंड पे देखते हैं कि जी क्या लुक बनी हमारी। 1 2 3 4 5 6, प्लस कर लें, 1 2 3 माइनस कर लें, 3 2, ठीक है, 2 2 1 मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन इक्वल करने पे कुछ नहीं हो रहा, इक्वल का साइन ही आ रहा है सिर्फ, ठीक है। हाँ, सी करने पे क्लियर होना चाहिए, क्लियर क्यों नहीं हुआ ये चेक कर लेते हैं।
वेयर इज सी करने पे हमने कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू के अंदर प्लस इक्वल कर रहे हैं हम। प्लस इक्वल नहीं करना, सिर्फ इक्वल करना है। प्लस इक्वल तो एम्प्टी स्ट्रिंग उस सी के अंदर ऐड करेगा ना, जबकि सिर्फ इक्वल करने से क्या होगा कि वो पहले वाली सारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा। देखें जो मर्ज़ी अब आप लिख लें यहाँ पे, जैसे सी आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी ने प्लस इक्वल नहीं बल्कि सिर्फ इक्वल, सिर्फ असाइनमेंट, सिर्फ क्लियर की वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग भेजनी है। नहीं जी, अब यहाँ तक तो हमारा काम ठीक हो रहा है, लेकिन 25 + 3 का आंसर 28 नहीं आ रहा, इक्वल का साइन आ रहा है। भाई आएगा भी कैसे? हमने कोई ऑपरेशंस, कोई परफॉर्मेंस, कोई फंक्शंस तो लिखे ही नहीं अभी इससे रिलेटेड। तो भाई आ जाएं और आके यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास इक्वल का फंक्शन है ये वाला, इसकी ऑन क्लिक पे हमने कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू के अंदर प्लस इक्वल नहीं बल्कि इक्वल करना है, ताकि पहले से जो चीज़ें मौजूद हैं वो ख़त्म हो जाएं और इसका आंसर आ जाए। अब इसका आंसर कैसे आएगा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इसको आप लोगों ने समझना है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक बड़ा ही पावरफुल फंक्शन मौजूद है, और वो पावरफुल जो फंक्शन है उसका नाम क्या है? उसका नाम है eval। उसका नाम क्या है? eval। eval कहते हैं एवेल्यूएट को। एवेल्यूएशन होएगी, एवेल्यूएट होगा और आपको वो आंसर दे देगा। eval का हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया, और eval के अंदर जो वैल्यू भी लिखेंगे ना आप, 2 + 2 लिखेंगे वो इसको 4 कर देगा। आप साइन 30 लिखेंगे वो आपको 30 का साइन बता देगा। जो चीज़ भी आप लिखेंगे eval में वो उसको एवेल्यूएट करके उसका आंसर आपको दे देगा। ठीक है, अच्छा अब eval के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हम कहाँ से लेंगे? भाई वो हम अपने कैलकुलेटर की डिस्प्ले के अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी वो लेंगे। तो ये कैलकुलेटर की डिस्प्ले के अंदर मौजूद वैल्यू हमने उठा ली। अब हम देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर फंक्शनल हुआ या नहीं हुआ। 12 + 3 = 15। ठीक है, क्लियर कर लें। 12 - 3 + 6 × 9 इक्वल कर लें, तो ये आपके पास सबके आंसर आना शुरू हो गए जी। अब हम अपने इसी कैलकुलेटर को, जो अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा है, बनाया है, इसको हम कन्वर्ट करने लगे हैं एक और मेथड में, ताकि डिफरेंट लॉजिक्स आपके सामने आ जाएं और आप उनमें से कोई और एक थर्ड लॉजिक बना के अपनी एग्जांपल्स बनाएं। हर एक की एग्जांपल डिफरेंट होनी चाहिए, ये बात याद रख लें। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो हमारे पास लिखा हुआ था कि कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इक्वल 1, इसी तरह कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इक्वल 2, कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू प्लस इक्वल 3 एंड अप टू सो ऑन। और यहाँ पे इक्वल के ऊपर हमारे पास eval का फंक्शन लगा हुआ था, डिस्प्ले डॉट कैलकुलेटर डॉट डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल eval, और उसके अंदर ब्रैकेट्स। हमने उन सब चीज़ों को हटा के एक फ़ंक्शन ले लिया डिस्प्ले, और उसके आर्गूमेंट में ये सारी वैल्यूज़ पास कर दी। अब ये फंक्शन ले तो लिया, लेकिन अभी हमने ये फंक्शन बनाया नहीं। अब हम यहाँ पे ये फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम क्या था? फंक्शन का नाम डिस्प्ले था, और डिस्प्ले के अंदर हमने लेनी थी क्या? एक वैल्यू लेनी थी, एक आर्गूमेंट वैल पास करवाया, एक वैल्यू हमने ले ली वाल की, और उन सब वैल्यूज़ को हमने अपडेट करवा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर हम अपना फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कैसे लिखेंगे? आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हमारे पास होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? हम आईडी के थ्रू वैल्यूज़ जो हैं वो ले लेते हैं। हमारे पास इसकी आईडी क्या है? डिस्प्ले है, जो इसके अंदर वैल्यू जाएगी। लें जी,
हमने डिस्प्ले आईडी लगा दी। बात समझ रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं। डिस्प्ले आईडी किसकी थी? जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ शो करवानी है। हमारा जो पहला टेबल रो के अंदर जो टेबल डाटा है उसके अंदर इनपुट फील्ड में आईडी डिस्प्ले है। हमने उस आईडी को पकड़ लिया और जैसे ही हमने उस आईडी को पकड़ा तो हम क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को अपडेट करवाएंगे डॉट वैल्यू करके। क्या करके? डॉट वैल्यू करके। हम इससे पहले डॉट इनर एचटीएमएल करते रहे, वो इनर एचटीएमएल तब्दील करता था। अब डॉट वैल्यू क्या करेगा, ये जो वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे तो वैल्यू नहीं लिखी ना हमने, अगर यहाँ पर हम वैल्यू लिखें, ठीक है, तो उसके अंदर तो वो स्टैटिक हो जाएगी, लेकिन हम डायनामिकली इस फंक्शन के थ्रू डॉट वैल्यू में उसकी वैल्यू अपडेट करवा रहे हैं। वैल्यू अपडेट कैसे करवा रहे हैं? प्लस इक्वल करके। प्लस इक्वल करके उसके अंदर शो क्या करवाएंगे? उसके अंदर ये वाला आर्गूमेंट वाल शो करवाएंगे प्लस। अब हमारा चूँकि ये फंक्शन बन चुका है और ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल भी हो रहा है, इन्वोक भी हो रहा है, तो हमारी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये इस इनपुट फील्ड में जानी चाहिए। हम यहाँ तक अपने कोड को चेक कर लेते हैं। HTML input element dot on click display is not a function। display स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, display is not a function। why? हमारी हर क्लिक पे एक एरर जनरेट हो रहा है। डिस्प्ले इज़ नॉट अ फंक्शन एट ऑन क्लिक। HTML इनपुट एलिमेंट ऑन क्लिक पे वो कहता है जी डिस्प्ले आपका फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसमें हमने जो वैल्यूज़ पास करवानी होंगी वो सारी हमने पास करवानी है किस में? एज अ स्ट्रिंग। कंट्रोल डी से दोबारा मुझे ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी और AY के बाद सिंगल कोट डाल दूंगा और सिंगल कोट डाल दूंगा। ठीक है जी, ये हमारी सारी वैल्यूज़ आ गई अब स्ट्रिंग में। डिस्प्ले इज नॉट अ फंक्शन। स्क्रिप्ट लिख रहे हैं हम, फंक्शन बना रहे हैं डिस्प्ले, उसके अंदर हम वैल्यू भी दे रहे हैं। जी, एरर क्यों आ रहा था कि हमारा जो नेम है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले कन्फ्लिक्ट कर रहा है फंक्शन के साथ। ये नेम फंक्शन के नेम से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको डिस्प्ले 1 कर दिया। जैसे हमने आईडी को चेंज किया था डिस्प्ले 1, इसी तरह हमने नेम को भी डिस्प्ले 1 कर दिया। और नीचे कोई हमारा एरर नहीं है, फंक्शन भी ठीक बना हुआ है, ये फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। आईडी भी ठीक लगाई है हमने, बाकी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की स्पेलिंग भी ठीक है, प्लस इक्वल वाल भी ठीक करवा रहे हैं। अब जो इशू था वो इस नेम में था और यहाँ पे हम फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। ये चेंजेस करके हमने सेव किया और सेव करके हमने अपने ब्राउज़र को रीलोड किया तो हमारा एरर गायब हो चुका है। अब हमारे पास जो चीज़ें हम यहाँ लिख रहे हैं वो आ रही हैं। इक्वल करने पे इक्वल का साइन आ रहा है। क्यों इक्वल का साइन आ रहा है? क्योंकि हमने ऑन क्लिक पे इक्वल की वाली इनपुट फील्ड पर भी वही फंक्शन लगाया हुआ है। अभी हम इसके लिए एक अलग फंक्शन बना लेते हैं। इक्वल के लिए क्या फंक्शन बनाएंगे हम? ठीक है, वही अगर हम eval ही लें लेट्स से, तो हम क्या करें, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x, बल्कि एक फंक्शन बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं सॉल्व। ठीक है, और इस सॉल्व के फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं x और इस वेरिएबल x के अंदर हम रखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है हमारे पास? डिस्प्ले 1 वाले फंक्शन में से हमने पूरी की पूरी वैल्यू उठा लेनी है। ठीक है, डिस्प्ले 1 में वैल्यू आ चुकी है ना, डिस्प्ले 1 में जब वैल्यू आ चुकी है तो वो वैल्यू हमने उठा ली और किसके अंदर स्टोर करवा दी? x के अंदर। वाई डज नॉट द नेम एंड आई डी बोथ क्लैश एज दे आर बोथ? नेम्स और आईडीज़ नहीं होती, क्लासेस भी सेम नेम के साथ आ सकती हैं, आईडीज़ भी, और
नेम भी, लेकिन फंक्शन के साथ उसका कन्फ्लिक्ट हो रहा था। और इसकी कोई भी स्पेसिफिक रीज़न नहीं हो सकती। आपका कोड जो है वो जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, तो आपने ख़ुद ही डीबग करना है कि ये किस वजह से हमारा कोड कन्फ्लिक्ट कर रहा है, और मुख्तलिफ़ चीज़ें चेंज करके चेक करना है। क्योंकि उसका बिहेवियर मुख्तलिफ़ ब्राउज़र पे भी मुख्तलिफ हो सकता है, तो इसलिए इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होती। ये हमने चेक करना होता है और उसको फिर रिज़ॉल्व करना होता है। अगर एंड पे रिज़ॉल्व ना हो रहा हो तो जो हमारे पास एरर आ रहा होगा उसको हम गूगल कर लेंगे, वहाँ से कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर लेंगे। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि डिस्प्ले 1 की का नेम और आईडी में कन्फ्लिक्ट नहीं आता, आज तक कभी नहीं आया। लेकिन फंक्शन चूँकि पहले जिस वक्त जैसे हम क्लिक कर रहे थे तो वो यहाँ से पहुँचने से पहले कोड तो ऊपर से रीड होकर नीचे आता है ना, तो हमारा ब्राउज़र यहीं पर उसको डिटेक्ट कर लेता था कि एक नेम डिस्प्ले मौजूद है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमने कोई नेम डॉट डिस्प्ले कुछ नहीं किया हुआ। जिस तरह हमने कैलकुलेटर को, आप इससे पिछली एग्जांपल में हमने कैलकुलेटर डॉट क्या किया था, यहाँ पे डिस्प्ले डॉट वैल्यू किया था। तो कैलकुलेटर के बाद हम डिस्प्ले में आए थे, फिर वैल्यू के अंदर आए थे और वैल्यूज़ गेट की थी। इसी तरह हमने नेम की कोई एवेल्यूएशन, कोई प्रॉपर्टी बताई नहीं थी, इसलिए वो कन्फ्लिक्ट आ रहा था हमारे पास। अब लेट एक्स इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डिस्प्ले 1 डॉट वैल्यू में से हमने जो वैल्यू मौजूद थी, जो ऊपर वाले स्टेप में हमने वैल्यू अपडेट करवाई है, वो हमने एक्स के अंदर स्टोर करवा ली। उसके बाद हम वाई के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, किस चीज़ की, एवेल्यूएट करने के बाद किसको, एक्स को। और फिर हम नीचे वाई को भेज देते हैं किस में, दोबारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्प्ले 1 की वैल्यू के अंदर हम वाई अपडेट करवा देते हैं। तो ये हमारा सॉल्व का बन गया फंक्शन। अब इस सॉल्व के फंक्शन ने ऑन क्लिक पे कॉल होना है, किसकी ऑन क्लिक पे, इक्वल की ऑन क्लिक पे। तो वैल्यू इक्वल ऑलरेडी है, सॉल्व के बस यही फंक्शन आएगा, कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं आएगी इसके अंदर। हम रीलोड करेंगे 12 + 3 इक्वल करेंगे 15 हो गया 78। अच्छा, अब देखिए मैं सी दबा रहा हूँ तो क्या कहता है जी, मिसिंग आफ्टर, कोई सी के अंदर कोई हमारे पास एरर मौजूद है। इस क्लियर के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, क्लियर सी के अंदर हमने एम्प्टी स्ट्रिंग 2 दफ़ा डाल दी है। अब रीलोड करते हैं, ठीक है, सी क्लियर ये नहीं हो रहा, क्लियर का हम फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, क्लियर का फंक्शन बनाएंगे और इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। आप चूँकि हम डिस्प्ले के अंदर डायरेक्ट नहीं भेज रहे, डिस्प्ले के अंदर से तो हम यहाँ ले रहे हैं, फिर इक्वल दबाएंगे तब जाके कहीं होगा ना वो। इसलिए उसका जो आसान हल है वो ये है कि हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, उस फंक्शन का नाम रखते हैं क्लियर, और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, उस फंक्शन के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डिस्प्ले 1 की जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, एम्प्टी कर देंगे, सिंपल एज इट इज़। ठीक है जी। अब F5 करते हैं, कुछ भी, अच्छा अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया, इस क्लियर के फंक्शन को कॉल किस पे करना है, सी के ऊपर। आपका क्लियर होना शुरू हो गया, 120 - 6 इक्वल और क्लियर। लेकिन ये एक सेकंड लॉजिक थी कैलकुलेटर बनाने की, इसके अलावा भी आई थिंक सो 8 से 10 लॉजिक्स और मौजूद हैं। अब कल मीन्स परसों जिस वक्त हमारा क्लास होगी हमारी, उसमें मैं देखूंगा कि आप लोगों ने किस किस लॉजिक्स के साथ ये कैलकुलेटर बनाया है, और उसको देखते हुए फिर एक आध एग्जांपल इसकी और करवा देंगे। और परसों इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट को एंड करके साथ ही PHP का इंट्रोडक्शन जो है वो कर लेंगे। परसों से या तो प्रॉपर PHP शुरू कर देंगे, या एक लेक्चर के बाद हम प्रॉपर वे में PHP स्टार्ट कर देंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा सैटरडे को होगा जी, सैटरडे को। उस लेक्चर में हमने इस कैलकुलेटर की जो एग्जांपल्स आप लोग बनाएंगे उसको चेक करेंगे, और उसको देखते हुए आपकी क्रिएटिविटी को, आपके डिज़ाइंस को देखते हुए कुछ चीज़ें, कुछ टिप्स मैं दूंगा। एक कैलकुलेटर की लॉजिक माइट भी अगर जो मेरे जहन में इस वक्त है, आप में से किसी ने बना ली तो वेल एंड गुड, नहीं तो वो मैं करवाऊँगा। और उसके बाद फिर हम PHP का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और
प्रॉपर वे में PHP की तरफ हम डिग इन हो जाएंगे, PHP को स्टार्ट कर देंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।